अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन के एक फिनोमेना के बारे में जिसका नाम ट्रांसडक्शन है। जैसे कि आप इंट्रो में वो जो डायग्राम पे देख सकते हैं कि ट्रांसडक्शन में जो बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन वो कैसे रिज़ल्ट करता है कि जब एक बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करने वाला वायरस उस बैक्टीरियम में से कुछ जेनेटिक मटेरियल लेकर दूसरे होस्ट को जब इन्फेक्ट करता है तो वो प्रीवियस जेनेटिक मटेरियल उस न्यू होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा देता है, और जब प्रीवियस जेनेटिक मटेरियल न्यू होस्ट के जीनोम के साथ मिलता है तो हमारे पास रिकॉम्बिनेशन होती है। तो लिहाजा बैक्टीरियोफेजेस या वायरसेस की मदद से होने वाली ये रिकॉम्बिनेशन ट्रांसडक्शन कहलाते हैं। आगे हम इसकी दो मेजर टाइप्स जनरलाइज्ड और स्पेशलाइज्ड भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि कैसे इस फिनोमेना की डिस्कवरी हुई। So, starting with the definition, ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डोनर बैक्टीरियम टू रेसिपिएंट थ्रू वायरसेस ट्रांसडक्शन कहलाता है। और 1952 में लेडरबर्ग और जिंडर जब सैल्मोनेला टाइफी म्यूरियम की मुख्तलिफ स्ट्रेन्स में रिकॉम्बिनेशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो वो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो डेविस यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके एक लिम्ब में एक आर्म में उन्होंने हिस्टाडीन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप्स रखे थे। ऑक्सोट्रॉप्स वो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स होते हैं जो खुद से अपना कोई रिक्वायरमेंट जो उनमें एब्सेंट हो। हिस्टाडीन बेसिकली अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इन जो स्ट्रेन्स हैं बैक्टीरियल स्ट्रेन्स को हिस्टाडीन की रिक्वायरमेंट थी फ्रॉम द मीडिया, बिकॉज ये खुद इन्हें सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे ये वाले म्यूटेंट स्ट्रेन्स। तो फिर क्या हुआ कि एक तरफ एक आर्म में वो रखे गए जबकि दूसरे आर्म में ट्रिप्टोफैन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप्स, यानी ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जो कि ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते थे, और वो इन्हें मीडिया से रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो मीडिया में अगर वो होगा तभी उनकी ग्रोथ होगी, क्योंकि ये एसेंशियल अमाइनो एसिड है, इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी तो ही वो मिनिमल मीडिया में ग्रो कर सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं, ठीक है। तो ऐसे बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जो कि मिनिमल मीडिया में ग्रो ना कर सकते हों, जब तक उन्हें उनका रिक्वायर्ड अमाइनो एसिड या न्यूट्रिएंट सप्लाई ना किया जाए, तो उन्हें हम ऑक्सोट्रॉप्स कहते हैं। तो एक तरफ हमारे पास हिस्टाडीन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप्स हैं, जबकि दूसरी जानब हमारे पास ट्रिप्टोफैन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप्स हैं। अब जो हिस्टाडीन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप्स हैं उनमें ऑब्वियसली ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी है, ठीक है, और जो इसीलिए उन्हें वो मीडियम में रिक्वायर्ड नहीं है। जबकि जो ट्रिप्टोफैन रिक्वायरिंग ऑक्सोट्रॉप्स हैं उनमें हिस्टाडीन को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी नहीं है। तो अगर इनका रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो कुछ हमारे पास ऐसे स्ट्रेन्स जनरेट हो सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन्स, जिनमें दोनों को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी हो। तो यही देखा गया इस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कि जो हमारे पास ट्रिप्टोफैन रिक्वायरिंग बैक्टीरियल स्ट्रेन्स थे जिस लिम्ब में आर्म ऑफ द यूट्यूब में, उसमें प्रोटोट्रॉप्स डिस्कवर किए गए। प्रोटोट्रॉप्स वो बैक्टीरियल स्ट्रेन्स जो कि मिनिमल मीडिया पे ग्रो कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी होती है। हालांकि साइंटिस्ट ने उनके अंदर लिम्ब्स में कोई ऐसे प्रोटोट्रॉप नहीं डाले थे, दोनों जो थे ना म्यूटेंट्स डाले थे जिनमें कमी थी, खुद सिंथेसाइज कर नहीं पा रहे थे वो कुछ अमाइनो एसिड्स को, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को। लेकिन अब जब उन्होंने इंक्यूबेट किया, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पेट्री प्लेट पे तो प्रोटोट्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। वो पेट्री प्लेट जिसमें सिर्फ मिनिमल मीडिया मौजूद था, कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट अमाइनो एसिड नहीं डाला गया था, उसमें भी बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। वैसे तो जनरली तो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब वो कर रहे हैं। तो उनमें क्या ऐसा चेंज वाक़या हुआ कि वो जो अमाइनो एसिड उसमें एब्सेंट था वो खुद से सिंथेसाइज करने लग पड़े। तो फिर उन्होंने ये बात कंक्लूड की कि कोई ऐसा फ़िल्टरेबल एजेंट है जो कि आप अभी आगे डायग्राम में देखेंगे कि यूट्यूब के दरमियान में आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्लास फ़िल्टर लगा हुआ है, ठीक है। मीडिया तो फ़िल्टर से पास कर सकता है, लेकिन बैक्टीरिया जो है ना वो एक आर्म से दूसरी आर्म में मूव नहीं कर सकता, और यही ग्लास फ़िल्टर लगाने का मकसद यही है कि सेल टू सेल कॉन्टैक्ट को प्रिवेंट किया जाए। तो मीडिया तो बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियसली बैक्टीरिया से छोटी कोई चीज़ है जो कि ट्रांसफ़र हो रही है इस ग्लास फ़िल्टर के एक आर्म से दूसरी तरफ, और एक आर्म से वो स्पेसिफिक जीन्स लेकर गई है अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करने वाली दूसरी आर्म में, और वहाँ जाके उसने रेसिपिएंट में वो जीन्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं, रिकॉम्बिनेशन हुई है, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट बन गए और अब अपने तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी रखते हैं। यही वजह है कि जब इस राइट साइड पे जो ऑब्जर्व किए जा रहे थे स्ट्रेन्स सैल्मोनेला के LA22 या LA22, तो उसमें देखे गए प्रोटोट्रॉप्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जिनमें तमाम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी होती है, इसलिए वो मिनिमल मीडिया जिसमें कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ना सप्लाई किया जाए उसमें भी ग्रो कर जाते हैं। अभी हम फ़िल्टरेबल एजेंट फिर उन्होंने ये कंक्लूड किया कि कौन है, वो ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स हैं जो कि बेसिकली बैक्टीरियोफेजेस ही थे। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ट्रिप्टोफैन रिक्वायरिंग बैक्टीरियल स्ट्रेन्स थे वो लाइसोजेनिक थे फेज P22 के लिए, यानी जो हमारे पास फेज P22 है वो उनके अंदर इंटर होकर उनके क्रोमोसोम में इंटीग्रेट करने के लिए एबिलिटी रखता था। इसी फेज को हम लाइसोजेनिक या टेम्परेट फेज बोलते हैं ना, जो कि होस्ट में लाइसोजेनिक कंडीशन कॉज करने की एबिलिटी रखता हो। ठीक हो गया? तो अभी हम डायग्राम से भी फर्दर देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद क्लैरिफाई हो जाए कि ये हमारे पास यूट्यूब है और ग्लास फिल्टर है। एक जो हमारे पास स्ट्रेन है एक साइड के, उनमें फिनाइलएलानिन
FPHE पॉजिटिव है, यानी वो सिंथेसाइज़ कर सकते हैं, और ट्रिप्टोफैन पॉजिटिव है, वो भी वो सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। जबकि वो हिस्टाडीन और मेथियोनिन अमीनो एसिड्स के लिए नेगेटिव है, ठीक है। मेन फोकस हमने हिस्टाडीन पे किया था एक्सपेरिमेंट में मेंशन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमारे पास ये 2 अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज़ कर सकते हैं, 2 को नहीं। जबकि जो सेकंड आर्म है उसमें वो यही वाले 2 सिंथेसाइज़ करने की एबिलिटी रखते हैं, जबकि पहले 2 उनमें एब्सेंट है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि हमारे पास मीडिया तो पास कर रहा था बैक एंड फोर्थ, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स मूव नहीं कर रहे थे। तो बेसिकली जो फेज P22 वो किसके लिए, ये हमारे पास जो ट्रिप्टोफैन रिक्वायरिंग बैक्टीरिया थे ना, उनके क्रोमोसोम में जाके इंटीग्रेट करने की एबिलिटी रखते थे, लाइसोजेनिक कॉज करने की एबिलिटी रखते थे, अभी हमने कहा। तो उन्होंने यही किया कि वो पास हुए पहले फर्स्ट स्ट्रेन्स में, ठीक है, स्टडी रिक्वायरिंग स्ट्रेन में, और वहाँ से उन्होंने क्या लिया, ट्रिप्टोफैन का जीन लिया, ठीक है, ट्रिप्टोफैन सिंथेसाइजिंग जीन लिया, और वो वापस फिर अपनी ट्यूब में आए और होस्ट में ट्रिप्टोफैन रिक्वायरिंग होस्ट में उन्होंने अपना अपने फेज डीएनए के साथ साथ उस पीछे जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल स्ट्रेन है, उसका भी क्रोमोसोम छोड़ा, और रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में फिर हमारे पास ये जो रिकॉम्बिनेंट्स बने, उनमें तमाम एसेंशियल अमीनो एसिड्स को सिंथेसाइज करने की एबिलिटी थी। तो ये हमारे पास था लेडरबर्ग सिंडर एक्सपेरिमेंट, जिसमें ट्रांसडक्शन का पता चला कि कुछ हमारे पास वायरसेस हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल की इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफ़र का सबब बन रहे हैं। तो ये चूँकि बैक्टीरिया में इंटर होने का एबिलिटी रखते हैं, तो इन्हें बैक्टीरियोफेजेस या फेजेस का नाम दिया, ठीक है। बैक्टीरियोफेजेस यानी ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करने की, इन्फेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। लेकिन क्योंकि सारे फेजेस जो है ट्रांसडक्शन नहीं कॉज करते, इसलिए जो करते हैं उन्हें हमने ट्रांसड्यूसिंग फेजेस का नाम दे दिया। इन फेजेस का या वायरसेस का अमूमन अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए की सूरत में होता है, ठीक है। वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है, लेकिन जो स्पेसिफिकली ट्रांसड्यूसिंग फेजेस है उनका क्या जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है। अच्छा, अब हमारे पास बैक्टीरियोफेजेस जो हैं, वो बैक्टीरिया के साथ किन टू वेज़ में इंटरैक्ट करते हैं, या तो वो उनके अंदर लिटिक साइकिल कॉज़ करते हैं, इस तरह के वायरसेस को हम विरुलेंट फेजेस कहते हैं, और वो वायरसेस जो लाइसोजेनिक कंडीशन या लाइसोजेनिक साइकिल को इनिशिएट करवाते हैं बैक्टीरिया के अंदर, उन वायरसेस को हम टेम्परेट फेजेस कहते हैं। अब हमारे पास विरुलेंट फेजेस या टेम्परेट फेजेस या फिर लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या फ़र्क है, उसे हम स्टडी कर लेते हैं। ये नेट से लिए गए डिफरेंसेस हैं, और ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ईज़ी वन्स हैं। कि लिटिक साइकिल में होता ये है कि वायरल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म है ये भी, ठीक है। वायरल होस्ट में जाके वायरस जो है वो हमें पता है इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता विदाउट होस्ट। तो होस्ट में जाके वो किस तरह से रेप्लिकेट करता है, रिप्रोड्यूस करता है, कि लिटिक साइकिल के नतीजे में वो डायरेक्ट जाके लाइसिस कॉज कर देता है होस्ट सेल की, जिसको वो इन्फेक्ट करता है, ठीक है। और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या करता है कि वो होस्ट के डीएनए में जाके इंटीग्रेट हो जाता है, लाइसिस कॉज नहीं करता। जो हमारे पास वायरस का डीएनए है, वो सेकंड डिफरेंस वही हो गया, होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट नहीं करता है, जबकि हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल में होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट करता है। पहला पॉइंट हमने लाइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि होस्ट सेल में लाइसिस होती है, दूसरे में नहीं होती। सेकंड पॉइंट में हमने इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया कि इंटीग्रेशन होती नहीं है लेटिक साइकिल के केस में, जबकि लाइसोजेनिक के केस में इंटीग्रेशन होती है फेज के डीएनए की इंटू बैक्टीरियल डीएनए। थर्ड हमारे पास पॉइंट है कि जब इंटीग्रेशन नहीं होती तो प्रोफेज स्टेज नहीं आती, ठीक है। और लाइसोजेनिक साइकिल में चूंकि इंटीग्रेशन होती है, तो उस स्टेज को हम प्रोफेज स्टेज कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि जो होस्ट का डीएनए है वो लेटिक साइकिल में चूंकि होल बैक्टीरियल सेल की मेटाबॉलिक मशीनरी के ऊपर काबू पा लेता है, होस्ट कौन काबू पा लेता है, वायरस, ठीक है। फेज जो है होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी के ऊपर काबू पा लेता है, तो इसी वजह से वो होस्ट की जो जेनेटिक मटेरियल है उसे ब्रेक डाउन कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, ठीक है। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में एंट्रेंस पे ऐसा नहीं होता, होस्ट का डीएनए जो है वो लाइस नहीं होता। अच्छा, जो हमारे पास वायरल डीएनए रेप्लिकेशन है लिटिक साइकिल के केस में, वो इंडिपेंडेंटली होती है फ्रॉम द होस्ट रेप्लिकेशन। होस्ट का तो डीएनए तो उसने ब्रेक डाउन कर दिया था, और उसी के फ्रेगमेंट्स को वो अपना डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए यूटिलाइज कर रहा है, तो वो तो होस्ट की जो रेप्लिकेशन है डीएनए की, उस पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करेगा। जबकि जो लाइसोजेनिक साइकिल के केस में वायरल डीएनए रेप्लिकेशन जो है डिपेंड करती है होस्ट की रेप्लिकेशन पे। क्यों? क्योंकि वायरल डीएनए उसी में इंटीग्रेटेड है, जैसे जैसे होस्ट रेप्लिकेट होगा वैसे वैसे वायरस का डीएनए भी रेप्लिकेट होगा उसी के साथ। अच्छा, हमारे पास जो सेलुलर मैकेनिज्म ऑफ द होस्ट है वो लिटिक साइकिल की इनिशिएशन पे, जो कि विरुलेंट फेजेस कॉज करते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल जो है ना डिस्टर्ब डिस्ट्रॉय होकर रह जाती हैं, इसीलिए हम इस वायरस को विरुलेंट कहते हैं, ठीक है। और जो हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल जो कि नॉन विरुलेंट या टेम्परेट फेजेस कॉज करते हैं, तो वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेट हुए होते हैं, तो स्लाइटली डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन चूंकि वो डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं करते, फ्रेंडली रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप में, तो इसी वजह से उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। एज अ पार्ट बिहेव करते हैं और उसकी प्रोजनी में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अच्छा, होस्ट सेल जो है वो वायरल प्रोडक्ट्स रिलीज़ करता है ना लाइसिस के दौरान, और जो इस केस में तो होस्ट सेल लाइस ही नहीं हुआ था, ठीक है, तो वायरल प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं रिलीज़ होते बैक्टीरियल सेल से। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है कि जो प्रोजनी होती है वायरसेस की, तो जब हमारे पास असेंबली के बाद वायरस पार्टिकल्स बिल्कुल फ्री होते हैं, ठीक है, सेल को फाड़ के वो फ्रीली इन्फेक्ट करते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल होस्ट को। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में जब तक कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, तो वायरस पार्टिकल्स जो है ऐसे फ्रीली लिबरेट नहीं करते, मूव नहीं करते, ना ही बैक्टीरियल सेल में, ना ही उसके आउटसाइड।
नेक्स्ट हमारे पास है कि लेटिक साइकिल, चूँकि इमीडिएट होती है, विदिन 20 मिनट्स ही, 20 टू 40 मिनट्स के दरमियान ही जो हमारे पास वायरस है वो अपनी मल्टीपल कॉपीज़ अराउंड 50 टू 400 कॉपीज़ बना लेता है, ठीक है? तो उसमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है, जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में वो इंटीग्रेट कर जाता है। तो जब तक कंडीशंस फेवरेबल रहती हैं तब तक जो है ना होस्ट के अंदर ही वायरस जो है वायरस के जीनोम पेनिट्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, हमारे पास जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो तो कन्वर्ट हो सकती है लेटिक साइकिल में, जब कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी तो वो लेटिक में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन जो लेटिक साइकिल है उसमें चूँकि सडन जो है वो ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है, तो वो लाइसोजेनिक साइकिल मेंटेन नहीं हो सकती। अच्छा, जब हमारे पास होस्ट इन्फेक्ट होता है टेम्परेट नहीं, वेरोलेंट, ठीक है? वेरोलेंट फेजेस से जब होस्ट इन्फेक्ट होता है तो उसमें सिम्पटम्स नज़र आते हैं, जबकि टेम्परेट फेजेस से जब होस्ट इन्फेक्ट होता है तो उसमें सिम्पटम्स एज़ सच नज़र नहीं आते। जो हमारे पास लेटिक साइकिल है उसमें रिकॉम्बिनेशन के चांसेस नहीं होते, ठीक है? क्योंकि इंटीग्रेशन ही नहीं हुई फेज के डीएनए की इनटू होस्ट डीएनए। जबकि जो हमारे पास लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें इंटीग्रेशन होती है। प्रीवियस अगर किसी बैक्टीरिया को अटैक करके आया हुआ है वायरस, तो हो सकता है उसका जेनेटिक मटेरियल साथ लाया, और जो हमने ट्रांसक्रिप्शन का फिनोमेना डिस्कस किया तो वो लाइसोजेनिक साइकिल के केस में उसके चांस ज़्यादा होते हैं। आगे हम डिस्कस भी करेंगे स्पेशलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन, जनरलाइज्ड ट्रांसक्रिप्शन में। और अब आप इस डायग्राम को देख सकते हैं कि कैसे जो हमारे पास वायरस है सबसे पहले अटैच होता है होस्ट की सरफेस के साथ, ठीक है? अटैचमेंट के बाद जेनेटिक मटेरियल पेनिट्रेट करता है इनसाइड। अगर हमारे पास पेनिट्रेटेड फेज डीएनए इनकॉर्पोरेट कर जाए या इंटीग्रेट कर जाए होस्ट डीएनए के साथ, तो स्टेज को हम प्रोफेज स्टेज कहते हैं। और यही फिर जब भी बैक्टीरिया होस्ट जो है वो मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, तो वो प्रोजेनी में भी ट्रांसफर होता जाएगा, और जैसी कंडीशंस अनफेवरेबल होंगी ये उससे एक्सरसाइज करेगा और जो है लिटिक साइकिल जो है स्टार्ट ले लेगा। लिटिक साइकिल में यही होता है कि डायरेक्टली होस्ट की ब्रेकडाउन जेनेटिक मटेरियल की ब्रेकडाउन शुरू हो जाती है, मेटाबॉलिक मशीनरी को कंट्रोल कर लिया जाता है और अपनी कॉपीज़ और जो है ना प्रोटीन्स बनाई जाती हैं। और फिर असेंबली के बाद जो है वो होस्ट को रप्चर करके सेल्स रिलीज़ हो जाते हैं, वायरसेस रिलीज़ हो जाते हैं और फर्दर न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। अब हम आ जाते हैं ट्रांसडक्शन की 2 मेन टाइप्स पे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन को। तो जब हमारे पास फेज कोई भी जीन्स कैरी कर ले डोनर सेल के और उन्हें ले जाए रेसिपिएंट सेल में, ठीक है? स्पेसिफिक जीन्स कैरी ना करे, बल्कि एक्सीडेंटली कोई जीन्स उसमें आ जाए और वो उन्हें ले जाए नेक्स्ट बैक्टीरियल होस्ट में, जिससे वो लेकर जा रहा है वो डोनर कहलाएगा, क्योंकि उसने दिया है अपना जेनेटिक मटेरियल फेज को, और जिसमें जाके ये फेज इंट्रोड्यूस कराएगा जेनेटिक मटेरियल, वो रेसिपिएंट कहलाएगा, क्योंकि वो हासिल कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास वायरसेस जो कि ये जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कॉज करते हैं, वो अमूमन वेरुलेंट फेजेस होते हैं। अभी जिनका सारा भी डिफरेंस में हमने अकाउंट देखा। फेज की रेप्लिकेशन जब होस्ट के अंदर होती है तो उस दौरान वो अपना जो है ना लॉन्ग चेन में डीएनए बनाते हैं, और फिर इस डीएनए को कट करते हैं ताकि जो वायरसेस मुख्तलिफ वायरसेस में कैप्सिड्स में डालें। और इस प्रोसेस में कभी कभार क्या होता है, क्योंकि उन्होंने होस्ट का डीएनए भी कट किया हुआ होता है, ठीक है, और उसे ही अपना डीएनए सिंथेसाइज करने के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके कुछ फ्रेगमेंट्स जो हैं वो फेज हेड में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं। फेज के डीएनए के बजाय होस्ट का डीएनए वायरस के हेड में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, और फिर क्या होता है कि यही जो वायरस है वो फिर न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करता है और उसमें ये प्रीवियस बैक्टीरिया के जीन या डोनर बैक्टीरिया के जीन रेसिपिएंट में इंट्रोड्यूस करवाता है। अब ये इवेंट जो है जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन का इवेंट, चूँकि विरुलेंट फेजेस कह रहे हैं, तो इसके चांसेस बहुत रेयर होते हैं, ठीक है? 100,000 में से कोई एक फेज ऐसा होगा जो कि फेज डीएनए के बजाय होस्ट का डीएनए अपने अंदर ला रहा हो। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि बैक्टीरियल सेगमेंट भी जो है वो रेयर है, लेकिन होता भी है कुछ में, ठीक है? 1% में या 0.1% में, तो जो फेज के डीएनए के बजाय अगर होस्ट का डीएनए आ जाए, तो इस फेज को हम ट्रांसड्यूसिंग फेज कहते हैं, पहले भी हमने पढ़ा था। तो ये न्यू होस्ट में जाके वो जीन्स जब इंसर्ट करेगा, ठीक है, इजेक्ट करेगा, तो रेसिपिएंट डीएनए जो है ना, रेसिपिएंट यानी जो नया बैक्टीरियल होस्ट है, उसका डीएनए जहाँ पे उसकी सिमिलैरिटी होगी न्यू जीन्स की, तो वहाँ पे जाके वो अपने आप को रिप्लेस कर लेगा। फॉर एग्जांपल, पहले वो हिस्टाडीन को बनाने की एबिलिटी नहीं रखता था, और अब उसके पास हिस्टाडीन सिंथेसाइजिंग जीन आ गए, तो जो वो नहीं एबिलिटी रखते थे वो उनको रिप्लेस कर देगा विद हिस्टाडीन पॉजिटिव, यानी सिंथेसाइज करने वाले। तो इस तरह से जो है ना रिप्लेसमेंट हो जाती है, और नई कैरेक्टर जो है ना रेसिपिएंट बैक्टीरियम में ऐड हो जाती हैं। अब हमारे पास जो रेसिपिएंट बैक्टीरियम है वो ट्रांसड्यूस्ड कहलाता है, क्योंकि उसमें ट्रांसड्यूसिंग फेज ने न्यू जीन्स ऐड किए हैं। हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं ट्रांसड्यूसिंग फेजेस की? फेज P1 जो कि इकोलाई को इन्फेक्ट करता है, और फेज P22 जो कि हमारे पास सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम को इन्फेक्ट करता है, जो कि हमने एक्सपेरिमेंट में भी देखा था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि विरुलेंट फेजेस जो हैं वो क्यों ट्रांसडक्शन कॉज नहीं कर पाते हमेशा, ठीक है? तो एक केस तो ये है कि जो T1 यानी T2, T4, T6 बैक्टीरियोफेजेस हैं, वो जब होस्ट में एंटर होते हैं तो एंट्रेंस के साथ ही होस्ट के डीएनए को कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर लेते हैं, और उसी के मोनोन्यूक्लियोटाइड्स को अपना डीएनए बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, रीयूटिलाइज़ करते हैं। लिहाजा फिर होस्ट का डीएनए इस काम के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता कि वो अपनी इंटैक्ट हालत में या उसका कोई फ्रेगमेंट जो है वो फेज हेड में
फेज की जो प्रोजेनी पूरी तैयार हुई है उसके किसी हेड में इंटर हो, ठीक है, और वो आगे ट्रांसडक्शन का फिनोमेना हो। सेकंड केस ये होता है हमारे पास कि कुछ वायरसेस जो है ना वो डिग्रेड तो नहीं करते होस्ट का मटेरियल बिल्कुल भी, तो होस्ट का क्रोमोसोम जो है, ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंटैक्ट पड़ा होता है, ठीक है, और उस इंटैक्ट डीएनए को तो वायरस इतना छोटा होता है अपने हेड में नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकता। यही वजह है कि ये वाले वायरसेस जो है ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव नहीं करते। और थर्ड केस हमारे पास ये है कि कुछ वायरसेस इतने मेच्योर होते हैं कि वो सिर्फ अपना स्पेसिफिक फेज डीएनए ही अपने हेड में इनकॉर्पोरेट करते हैं, लिहाजा होस्ट के डीएनए के फ्रेगमेंट्स उनके हेड में इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाते। तो ये कुछ रीजंस थी जिनकी वजह से हम कहते हैं कि विरुलेंट फेजेस के थ्रू जो ट्रांसडक्शन का फिनोमेना है वो बहुत रेयर होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विरुलेंट फेजेस जब ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स के तौर पे एक्ट करते हैं तो तब क्या सिनेरियो होता है। अगर हमारे पास ट्रांसड्यूसिंग फेज तैयार हो जाए जिसके हेड में जो है डोनर बैक्टीरियम का जीन्स या डीएनए आ गया है, तो अब ये होस्ट न्यू होस्ट या रेसिपिएंट सेल में जाके वो क्या करेगा, इजेक्ट करेगा, और वो जो डीएनए है वो हमारे पास न्यू होस्ट के क्रोमोसोम में इंटीग्रेट भी हो सकता है, ठीक है, और या फिर वो साइटोप्लाज्म में फ्री भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट जो है इंटीग्रेट नहीं होता होस्ट के डीएनए में, तो फिर वो उसके साथ साथ रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, बल्कि ये साइड फ्रेगमेंट के तौर पे जिस तरह प्लाज्मिड जो है ना इरेगुलर मैनर में ट्रांसमिट होते हैं प्रोजेनी में, अगर कम प्लाज्मिड हो, एक प्लाज्मिड पर सेल हो, तो इसी तरह एक प्रोजेनी के एक मेंबर में जाता है, तो इसी तरह ये डीएनए भी जो है ना प्रोजेनी के एक मेंबर में मुंतकिल होगा। और इसके अलावा क्या होगा कि ये जो नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी ये जो न्यू जीन्स आए हैं ना डोनर बैक्टीरियम से, तो ये नॉन इंटीग्रेटेड फॉर्म में भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं रेसिपिएंट्स जो कि कैरी कर रहे हों इन नॉन इंटीग्रेटेड ट्रांसड्यूसिंग फ्रेगमेंट्स को ऑफ द डोनर। इस तरह के रेसिपिएंट सेल्स को हम अबॉर्टिव ट्रांसडक्टेंट्स कहते हैं, या और इस फिनोमेना को हम अबॉर्टिव ट्रांसडक्शन कहते हैं। सेकेंड टाइप हमारे पास आ जाती है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की। तो इस डोनर सेल के डीएनए में से सेलेक्टेड सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करते हैं फेजेस इनटू रेसिपिएंट सेल्स, और इस फिनोमेना को हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन हमने कहा था विरुलेंट फेजेस के थ्रू होती है, जबकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन हमारे पास टेम्परेट फेजेस के थ्रू होती है। और टेम्परेट फेजेस में क्या होता था, होस्ट क्रोमोसोम की एक या एक से साइड स्पेशलाइज्ड अटैचमेंट साइट्स पे इंटीग्रेट करने की एबिलिटी होती है टेम्परेट फेजेस के अंदर, ठीक है। और यही वजह है कि फिर ये ऑटोनोमस रेप्लिकेशन भी कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड भी, यानी जब वो होस्ट के अंदर इंटीग्रेट ना हो तो रेप्लिकेशन जो है वो होस्ट क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करेगी बल्कि इंडिपेंडेंटली होगी। जो इंटीग्रेटेड रेप्लिकेशन होती है उसमें चूँकि हमारे पास इंटीग्रेट होता है फेज का क्रोमोसोम या डीएनए किसके अंदर, होस्ट के डीएनए के अंदर, लिहाजा जब होस्ट की रेप्लिकेशन होगी तभी फेज की रेप्लिकेशन भी होगी। तो इस तरह से दो तरह की रेप्लिकेशन होती है टेम्परेट फेजेस के केस में। अगर हमारे पास फेज का क्रोमोसोम इंटीग्रेट कर जाए होस्ट के क्रोमोसोम के साथ, तो इस इंटीग्रेशन के नतीजे में क्या होता है, बेसिकली हम कहते हैं कि सर्कुलर इंट्रासेलुलर फॉर्म ऑफ द फेज क्रोमोसोम वो उसने अटैचमेंट बना ली है, जॉइनिंग कर ली है सर्कुलर बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ, ठीक है। कहाँ पर, स्पेशल अटैचमेंट साइट्स पर जो कि दो क्रोमोसोम्स के दरमियान थी, ठीक है। यानी जो हमारे पास स्पेसिफिक साइट्स होती हैं, वायरस वहीं आके अपने क्रोमोसोम के दोनों एंड्स को ज्वाइन करता है। अच्छा, ये जो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन होती है, इसके नतीजे में क्या होता है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन, क्यों, क्योंकि एक तो हमारे पास बैक्टीरियल होस्ट का डीएनए और दूसरा हमारे पास किसका डीएनए, फेज का डीएनए। तो इसलिए यहाँ रिकॉम्बिनेशन की टर्म यूज़ कर रहे हैं, चूँकि फेज या वायरस का क्रोमोसोम स्पेसिफिक पॉइंट्स पे आके अटैच हुआ, इसीलिए हम इसे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन कह रहे हैं। इसके नतीजे में हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड्स भी फॉर्म हो जाते हैं इन दो क्रोमोसोम्स के दरमियान, और फिर हम इस स्टेज में जो फेज का क्रोमोसोम है उसे प्रोफेज की टर्म उसके लिए यूज़ करते हैं। और जब ये अंदर इंट्रेंस हासिल करता है और इंटीग्रेट होता है, तो जो लेटेक जीन्स है ना, लाइसिस कॉज करने वाले होस्ट में जीन्स, वो भी रिप्रेस हो जाते हैं, ठीक है। यानी होस्ट की लाइसिस इनिशिएट नहीं होती बल्कि एक स्मूथ रिलेशनशिप में उसके साथ रहा जाता है प्रोफेज स्टेज के अंदर। अब अगर हमारे पास फेज का डीएनए इंटीग्रेट हो गया तो स्टेज को हमने प्रोफेज स्टेज कहा, वायरस के क्रोमोसोम को प्रोफेज कहा कि वो प्रोफेज स्टेज में है, और इस बैक्टीरियम को हम लाइसोजेनिक कहते हैं, ठीक है। और इस प्रोफेज होस्ट रिलेशनशिप को हम लाइसोजेनी का नाम देते हैं। और लाइसोजेनिक सेल जो है, जो कि एक जिसमें ऑलरेडी एक वायरस का क्रोमोसोम इंटीग्रेटेड फॉर्म में मौजूद है, अब इसमें फर्दर इस तरह का वायरस या इससे रिलेटेड फैमिली का वायरस अटैक नहीं कर सकता, इसलिए हम लाइसोजेनिक सेल को कहते हैं कि उसमें जो है ना इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। अच्छा, और इसके साथ साथ हमारे पास जो होस्ट सेल है उसमें चूँकि लेटेक जीन्स भी रिप्रेस हो जाते हैं, तो लाइसिस से भी ये वाला सेल प्रिवेंट हो जाता है। अच्छा, अब हमारे पास टेम्परेट फेजेस जो हैं वो अगर हमारे पास इंडक्शन का फिनोमेना हो जाता है, जिसमें यूवी रेज़ या कोई केमिकल से एक्सपोजर या रेडिएशन से एक्सपोजर की सूरत में बैक्टीरिया जो है उसके पास जो गेस्ट है उसको प्रॉपर्ली मेंटेन रखने की एबिलिटी नहीं रहती, बैक्टीरिया सेल खुद खतरे में आ जाता है, तो फिर जो फेज है वो उसके साथ अपने रिलेशनशिप को फ़ौरन कट डाउन करता है और एक्साइज की होने की कोशिश करता है, यानी एग्जिट की तरफ आ जाता है।
और ये जो एक्सीजन का फिनोमेना है और इंटीग्रेशन का फिनोमेना, ये दोनों ही जो है ना एंजाइम्स, फेज जीन्स में मौजूद एंजाइम्स से इन फिनोमेना को कैटालाइज कर रहे होते हैं, इनकोड कर रहे होते हैं। और ये एक्सीजन का फिनोमेना हमने कहा या तो प्रिसाइज होता है, एग्जैक्टली उसी जगह से निकलता है फेज जहाँ पे वो इंटीग्रेट हुआ होता है जिन पॉइंट से, या फिर क्या होता है एक्सीजन इवेंट्स में फेज का कुछ पार्ट वहीं रह जाता है जबकि होस्ट का कुछ क्रोमोसोम जो है वो फेज क्रोमोसोम के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है, एक्साइज हो जाता है। और जब ये वाली सिचुएशन होती है तभी हमारे पास क्या होता है कि नेक्स्ट क्रोमोसोम में जाके, इस मिस्टेक की वजह से नेक्स्ट क्रोमोसोम में जाके वो न्यू जीन्स जो हैं वो प्रीवियस या डोनर होस्ट के वो इंसर्ट हो पाती है न्यू होस्ट में। होस्ट का क्रोमोसोम भी लेकर जाने के लिए तैयार हैं वो स्पेसिफिक पॉइंट से, तो हम इसे स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स कहते हैं इस तरह के वायरसेस को। और इसमें होता ये है स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में कि जिन पॉइंट्स पे होस्ट डीएनए में फेज का डीएनए इंसर्ट हुआ होता है, उन्हीं पॉइंट्स के करीब जो जीन्स बाकियाँ हैं उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो फेज के क्रोमोसोम के साथ एक्साइज होकर दूसरे सेल में एंट्रेंस हासिल कर सकें। लिहाजा स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, महदूद होती है फेज डीएनए होस्ट डीएनए में जहाँ इंटीग्रेट होता है उसके नियर बाय जो जीन्स हैं उनके वो फेज डीएनए के साथ ट्रांसफ़र होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं ये जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स हैं वो बैक्टीरियल जीन्स जो इंसर्शन साइट के साथ होते हैं उन्हें ले जाते हैं, जबकि जो अपने जीन्स हैं उन्हें छोड़ जाते हैं, और फिर जाके ये सक्सेसफुली न्यू होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं। और जो जीन्स डोनर के अपने साथ लाए होते हैं वो रेसिपिएंट में इंजेक्ट करने के बाद क्या होता है कि फेज डीएनए के साथ जो डोनर डीएनए के सेगमेंट्स थे वो इंटीग्रेट होते हैं रेसिपिएंट होस्ट के क्रोमोसोम में, और फिर इनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर होती है। और क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में फिर हमारे पास जो है रिकॉम्बिनेशन का फिनोमेना होता है, और अब रेसिपिएंट होस्ट भी हमारे पास ट्रांसड्यूस्ड कहलाता है। एग्जाम्पल्स की बात करें स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में, तो 1956 में मॉर्स और लेडरबर्ग ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो ई कोलाई के ट्रांसड्यूसिंग वायरसेस हैं जो कि लैम्डा फेज हैं बेसिकली, वो ये काम करते हैं कि ट्रांसड्यूसिंग एक्टिविटी के नतीजे में गॉल जीन्स जो कि गैलेक्टोज की यूटिलाइजेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और बायो जीन्स जो कि बायोटिन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये दोनों जीन्स जो हैं ना वो अमूमन एक स्ट्रेन से दूसरे स्ट्रेन में, पॉजिटिव स्ट्रेन से जिसमें ये मौजूद थे, इंटू नेगेटिव स्ट्रेन ट्रांसफ़र करते हैं और उससे भी ट्रांसड्यूस बना देते हैं, रिकॉम्बिनेट बना देते हैं, और वो भी फिर एबल हो जाता है गैलेक्टोज को यूटिलाइज़ करने और बायोटिन को सिंथेसाइज करने के लिए। तो ये हमारे पास गैल और बायो जो हैं जीन्स, ये मार्कर्स के तौर पे बिहेव करते हैं कि हाँ ट्रांसडक्शन हुई है ट्रांसड्यूसिंग पार्टिकल्स के थ्रू सक्सेसफुली कि नहीं। अब आप डायग्राम से देख सकते हैं लाइसोजेनी के केस में टेम्परेट फेज होता है और वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन के केस में होती है, जबकि जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में हमारे पास वेरुलेंट फेजेस इन्वॉल्व होते हैं जिनके नतीजे में डायरेक्ट लैक्टिक साइकिल इनिशिएट होते हैं। तो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन में आप देख सकते हैं कि फेज डीएनए इंटर हुआ और उसके बाद उसने होस्ट डीएनए को हाइड्रोलाइज किया और फिर अपनी जो फेज डीएनए और प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज करने स्टार्ट कर दें। अब ओकेजनली ऐसे होता है कि एक आध जो हमारे पास फेज है उसके हेड में या कैप्सिड में बैक्टीरिया, डोनर बैक्टीरिया का जो है ना डीएनए फ्रेगमेंट ऐड ऑन हो जाए। अब ये जब नेक्स्ट बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा तो ये फॉर एग्जांपल ए पॉजिटिव जीन लाया है और जो रेसिपिएंट बैक्टीरिया था उसमें ए नेगेटिव जीन था, ठीक है, तो ये उस ए नेगेटिव को रिप्लेस कर देगा और वहाँ पे खुद इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है, इंसर्ट हो जाएगा, इसके नतीजे में रिकॉम्बिनेशन होगी। जबकि स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि प्रोफेज स्टेज होती है, यानी एक वायरस अपने आप को होस्ट डीएनए में इंटीग्रेट कर लेता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए पॉजिटिव और बी पॉजिटिव जीन्स के दरमियान वायरस जो है प्रोफेज की स्टेज में मौजूद है। अब जब हमारे पास इंडक्शन का फिनोमेना होता है तो वायरस अपने आप को एक्साइज कराता है और एक्सीजन के नतीजे में अक्सर वो होस्ट का क्रोमोसोम भी या होस्ट का जीन डीएनए भी अपने साथ ले आता है। और यही हुआ इस केस में भी कि जो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है टेम्परेट फेजेस के थ्रू, उसके नतीजे में रिकॉम्बिनेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और ये हमारे पास फेज डीएनए कुछ फेजेस तो कम्प्लीटली होस्ट का डीएनए अपने अंदर इंसर्ट कर लेते हैं और कुछ फेजेस जो हैं अपने डीएनए के साथ होस्ट का प्रीवियस होस्ट का डीएनए जो है ना अपने हेड में इंसर्ट करते हैं। और इसके नतीजे में फिर क्या होता है जब ये इंट्रोड्यूस कराते हैं दूसरे न्यू होस्ट में या रेसिपिएंट सेल में प्रीवियस होस्ट का डीएनए, तो उसके नतीजे में क्या होता है कि वो रिप्लेस कर लेता है अपने कंपैरेटिव जीन्स को और फिर हमारे पास रिजल्टेंट रिकॉम्बिनेंट्स बन जाते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट पेरेंट्स या फिर डोनर बैक्टीरियम थे वो हमारे पास उनका जेनेटिक मटेरियल क्या था, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, और जो हमारे पास रेसिपिएंट होस्ट थे उनका क्या था, ए नेगेटिव बी नेगेटिव, और रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में फिर हमारे पास रेसिपिएंट होस्ट क्या बन के ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। इस तरह से हमारे पास पेज के ज़रिए से होस्ट बैक्टीरियम जो हमारे पास डोनर होता है उसका जेनेटिक मटेरियल रेसिपिएंट वन में ट्रांसफ़र होता है और रेसिपिएंट जो है वो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लिहाजा ये रिकॉम्बिनेशन ऑफ बैक्टीरिया की एक मेथड था। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। स्टे ट्यून फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव स्टफ एंड स्टे ब्लेस्ड।